नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबके बीच भूगोल की क्लास लेके उपस्थित हूँ। ये क्लास 4th सेमेस्टर बीए भूगोल के विद्यार्थियों के लिए हैं जिनको एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ डरवेंट-व्हिटलेसी अर्थात डरवेंट-व्हिटलेसी द्वारा जो एग्रीकल्चर रीजन का विभाजन किया गया था, वर्गीकरण किया गया था, उसके बारे में है। और हम इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो मेन उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि पेपर में जो आपका रिटन क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसको कैसे लिखा जाए। तो आप इसको इस क्लास में ये आपको याद हो जाएगा अगर आप आसानी से सुनते चले जाते हैं। और मैं ज़रा इस समय थोड़ा प्रकृति के गोद में हूँ, तो बाहरी डिस्ट्रैक्शन भी थोड़ी बहुत चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई देगी, लेकिन आप मेरी आवाज़ पे फोकस कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ डरवेंट-व्हिटलेसी। सबसे पहली बात, जो डरवेंट-व्हिटलेसी ने कृषि क्षेत्रों को 13 भागों में बांटा था। तो इसमें एक शब्द आता है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र क्या होता है, इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई एक एरिया है। इस एरिया में किसी प्रकार की हम फसल उगा रहे हैं, अर्थात हम इस एरिया में कृषि कर रहे हैं, तो ये एक कृषि क्षेत्र हो गया। इसी तरह पूरे विश्व में बहुत सारे कृषि प्रदेश हैं, अलग अलग प्रकार के कृषि क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसा कृषि क्षेत्र है जहाँ पे मशीनों द्वारा काम होता है, वहीं पे कोई दूसरी जगह ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे श्रमिकों के द्वारा कार्य किया जाता है। किसी तीसरी जगह ऐसा एरिया है जहाँ पे कृषि तो की जाती है लेकिन आजीविका के लिए की जाती है। इसी तरह चौथी जगह मान लीजिए व्यवसाय के लिए कृषि की जा रही हो। तो ऐसे करके बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे क्षेत्र में इसको बांट सकते हैं। तो व्हिटलेसी जो थे, उन्होंने 1936 में अपने सिद्धांत में एक तरह से कहें तो उन्होंने वर्गीकृत किया था पूरे वर्ल्ड वाइड में 13 कृषि क्षेत्रों में। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसको बांटने के लिए उन्होंने 5 आधार लिए थे। उस पाँचों अगर आधार को आप समझ लेते हैं तो उसी के बेसिस पे आप जो है 13 वर्गीकरण आसानी से आप उसको लिख पाएंगे। आइए समझते हैं अब। एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ डरवेंट-व्हिटलेसी। व्हिटलेसी ने सन 1936 ईस्वी में सर्वप्रथम विश्व के कृषि प्रदेशों को सीमांकन करने का कार्य किया था। सीमांकन करने के प्रयास में उन्होंने 5 तत्वों को आधार माना था, जिसमें सबसे पहला क्या है, कृषि व पशुपालन संयोजन। सबका अर्थ मैं समझाऊंगा और इन पाँचों को समझने के बाद आपको पूरे 13 के 13 जो कृषि क्षेत्र उन्होंने विभाजित किया था वो आपको समझ में आने लगेंगे। कृषि और पशुपालन संयोजन, दूसरा है उपभोग के तरीके के आधार पर, तीसरा है मशीनीकरण या विधि और तकनीकी के आधार पर उन्होंने जो विभाजन किया था, और चौथा जो है भूमि उपयोग की गहनता। गहनता क्या होती है, इसको पहले आप एक बार समझ लीजिए। गहनता का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे मान लीजिए अगर 1 हेक्टेयर कोई एरिया है तो 1 प्रति हेक्टेयर में जितना अधिक आप फसल उगा पाते हैं उसको उस एरिया की गहनता कहते हैं। ठीक है, अगर कोई अधिक फसल उगाता है तो वो वहाँ की जो गहनता है वो अधिक है। अगर उतने ही एरिया में कम फसल उगाई जा रही है या फिर बहुत ज़्यादा एरिया में फसल उगाई जा रही है तो उसकी जो गहनता है वो कम मानी जाएगी। नेक्स्ट है कृषि की उत्पादकता। कृषि की उत्पादकता कुछ चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे मिट्टी की उर्वरता कैसी है, वहाँ पे इनपुट कैसे हम दे रहे हैं, जैसे उर्वरक कैसे दे रहे हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, इन सब चीज़ों पर भी निर्भर करता है। जो स्टार्टिंग के 3 है इसको भी समझ लेते हैं। कृषि व पशुपालन संयोजन। अब ये कृषि और पशुपालन संयोजन क्या है, एक तो हम कृषि करते हैं और साथ साथ अगर हम पशुपालन भी करते हैं तो इसको कृषि और पशुपालन दोनों साथ साथ, इसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम ये भी हो सकता है कि केवल एक कृषि कर लें और केवल एक पशुपालन कर लें, तो ये दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। आगे जब आपको बताएंगे 13 जो प्रदेश हैं उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। बी वाला है उपभोग के तरीके के आधार पर। अब ये क्या चीज़ है, तो उपभोग के तरीके के आधार पर अगर हम देखेंगे तो कुछ लोग जो है वो केवल आजीविका के लिए कृषि करते हैं। आजीविका का मतलब अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, अपने भरण पोषण के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत बड़े एरिया में कृषि करते हैं और वो व्यवसाय के लिए कृषि करते हैं, मतलब अपने फसलों को बेचने के लिए, उससे धन कमाने के लिए। तो उसको हम कहेंगे व्यवसायिक कृषि, और एक होता है आजीविका कृषि। मशीनीकरण या विधि और तकनीकी के आधार पर, जैसे बहुत बड़े एरिया में अगर आप कृषि करते हैं तो आपको मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। जाहिर सी बात है कि अगर आप गहन कृषि करना चाहते हैं, बहुत बड़े एरिया में कृषि करना चाहते हैं, और अगर आप बहुत अच्छी उत्पादकता चाहते हैं तो आपको मशीनों का उपयोग लेना पड़ेगा।
लेकिन अगर वही आप छोटे से एरिया में कृषि कर रहे हैं तो आप श्रमिक लेके काम करा सकते हैं या फिर अपने घर पे ही काम कर सकते हैं। तो इस आधार पर भी आप बांट सकते हैं कि भारी मशीनों से कृषि की जा रही है या श्रमिकों के साथ कृषि की जा रही है, ठीक है। और ये भूमि की उपयोग की गहनता मैंने आपको बता दिया। एक्सटेंसिव कब कहेंगे? जब उत्पादन कम होगा प्रति हेक्टेयर में। और इंटेंसिव कब कहेंगे? जब उत्पादन जो है अधिक होगा प्रति हेक्टेयर में। ये कृषि की उत्पादकता मिट्टी की उर्वरता पर निर्भर करेगी और इनपुट की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर करेगी। कैसा आप उसमें माल दे रहे हैं और वो मतलब उसका कैसा जो है क्लाइमेट है, वहाँ का वर्षा कैसा है, ये सारी चीज़ें ये निर्भर करेगा। अब आइए हम समझते हैं कि उसने जो बांटा था, विटलेसी ने जो 13 वर्गों में विभाजित किया था पूरे वर्ल्ड वाइड को 13 कृषि प्रदेशों में, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार से कृषि प्राचीन काल से होते हुए आ रही है, आपको वैसे सोचना है। अगर आपको याद रखना है तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले लोग क्या करते थे। तो सबसे पहले तो कृषि इंसान को आता नहीं था, तो सबसे पहले पशुचारण करते थे। तो इसको भी कृषि में ही ले लिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कृषि और पशुपालन संयोजन है, इसीलिए इसको कृषि में ही ले लिया गया है। तो पशुचारण कृषि एक होता है, पशुचारण कृषि प्रदेश, हम यहाँ पे प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो किसी पशुचारण कृषि प्रदेश एक हो गया। उसके बाद धीरे धीरे स्थानांतरित कृषि स्टार्ट हुआ। स्थानांतरित कृषि का मतलब एक जगह हमने कृषि किया जंगलों को साफ वगैरह करके, फिर वहाँ पर एक दो फसल उगाने के बाद वहाँ की जब उत्पादकता मर गई तो हम दूसरी जगह चले गए, फिर वहाँ पर साफ करके वहाँ पर उगाने लगे, तो ये स्थानांतरित कृषि हो गया। उसके बाद धीरे धीरे प्रारंभिक अस्थायी कृषि, रुक कर कहीं कृषि करने लगे। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि प्राचीन काल से, एंशियंट काल से आप मॉडर्न एज में आप आते जाएंगे। ऐसे अगर आप याद रखते हैं तो आप याद रख पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब विटलिसी ने ये 5 आधार बताया है कि इन पांचों आधारों पे मैं 13 कृषि प्रदेशों का विभाजन कर रहा हूँ, तो आप भी ऐसे ही याद रख सकते हैं। जैसे आइए पहले से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है पशुचारण कृषि प्रदेश। पशुचारण कृषि प्रदेश का मतलब क्या? पशुचारण इसमें मुख्य काम होगा। सबसे पहला चीज़, पशुचारण इसमें मुख्य काम होगा। दूसरा चीज़, ये किस लिए किया जाएगा? आजीविका के लिए। जाहिर सी बात है, जब पशुचारण करेंगे लोग तो केवल अपने भोजन, अपनी आपूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए काम करेंगे, आजीविका के लिए। तीसरा जो पॉइंट है, समूहों में लोग पशुओं को चराते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग रहेंगे जो समूहों में जाके बकरियों को चराते रहेंगे, भेड़ियों को चराते रहेंगे, तो ऐसे करके पशुओं को चराते रहते हैं, तो ये पशुचारण कृषि प्रदेश में आएगा। एक्सटेंसिव प्रकार का कृषि क्षेत्र, मतलब बहुत बड़े एरिया में वो लोग पशुओं को चराते हैं। तो जब बहुत बड़ा एरिया है और पशु उतने अधिक नहीं है तो इसको एक्सटेंसिव फार्मिंग ही कहा जाएगा। उसी तरह बड़े बड़े घास के मैदान जो होंगे वहीं पर ये पाए जाएंगे। अब मैं यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ आपको, ये समझिए। मैंने आपको पहला पॉइंट यही बताया कि पशुचारण मुख्य काम होगा। ये मैंने कहाँ से लिया पशुचारण मुख्य काम होगा? ये होगा यहाँ से, पहले पॉइंट से मैंने ले लिया कि कृषि और पशुपालन संयोजन में से क्या है, तो सबसे पहला मुख्य काम पशुचारण है। दूसरा पॉइंट मैंने कहाँ से लिया? उपभोग का तरीका क्या है, या तो व्यावसायिक होगा या तो आजीविका होगा। तो यहाँ पर क्या है? आजीविका है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये आजीविका के लिए काम करते हैं। सी जो इन्होंने बताया कि मशीनीकरण है या फिर वहाँ पे श्रमिक काम करते हैं। तो अब जो पशुचारण हो रहा है वो मशीनों के द्वारा तो होगा नहीं, वहाँ पे लोग ही जाके उसको चराएंगे। तो समूहों में लोग पशुओं को चराते हैं, ये तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट जो है वो भूमि उपयोग की गहनता, मतलब कि किस प्रकार की फार्मिंग है वो। तो मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े एरिया में कुछ जो है पशुओं को ले जाके चराया जाता है, तो ये एक्सटेंसिव प्रकार का फार्मिंग हो गया, तो इसमें आप एक्सटेंसिव प्रकार हो जाएगा। कृषि की उत्पादकता, अब ये जो पॉइंट है कृषि की उत्पादकता, अब ये किस एरिया में होगा ऐसी चीज़ें, कौन सा एरिया है कृषि प्रदेश, ये जो पशुचारण कृषि प्रदेश है वो कौन सा एरिया है, इसको समझेंगे। और जो आपको एक्स्ट्रा याद करना है, बस वही एक चीज़ याद करना है कि ये जो एरिया है, जो कृषि प्रदेश है, वो कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, इसको भी आप कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पे देखिए, जो पशुचारण कृषि प्रदेश है, पशु कहाँ पे चरेंगे? जहाँ पे घास का मैदान अत्यधिक होगा, जहाँ पे घास का मैदान अधिक होगा वहाँ पे पशु चरेंगे। तो ये आप देखेंगे बड़े बड़े जहाँ घास के मैदान रहेंगे वहाँ पे सवाना प्रदेश बेसिकली इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को जो है सवाना प्रदेश कहते हैं। जो घास के मैदान होते हैं उनको सवाना प्रदेश कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में पूर्वी अफ्रीका के मसाई जो जनजाति, आपने पढ़ा होगा मसाई के बारे में, तो वो लोग जो पशु चराते हैं वो भी पशुचारण कृषि प्रदेश में ही चराते हैं। सहारा के तुआरोंग, इसमें से 2-3 एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा और ये आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मेन टॉपिक है कृषि प्रदेश
वो यहीं से प्रूफ हो रहा है कि ये वो एरिया हैं जहाँ पे ये कृषि होती है, ये प्रदेश पाए जाते हैं। अब आपको करना क्या है, बस अब आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं, 5 पॉइंट याद रखने हैं, उसी पे आप 13 विभाजित करेंगे। चलिए अब आगे करते हैं। दूसरा, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि आप लोग जानते होंगे, जिसको भारत में कृषि झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि की जाती है। तो स्थानांतरित कृषि घूम घूम कर जो कृषि किया जाता है उसको कहते हैं। दूसरा, वो ये आजीविका प्रधान होता है। तीसरा, ये सामूहिक कृषि होता है। सामूहिक कृषि का मतलब ये लेबर करते हैं, मतलब लोग करते हैं, इसमें मशीनों का उपयोग नहीं होता है। एक्सटेंसिव फार्मिंग मतलब बहुत बहुत बड़े एरिया में बहुत कम उत्पादकता इसमें मिलती है, इसको झूम कृषि भी कहते हैं। तो जो 5 बेसिस इन्होंने बताया वही 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया। घूम घूम कर कृषि करना, आजीविका प्रधान, सामूहिक कृषि, एक्सटेंसिव फार्मिंग, झूम कृषि। और एरिया आपको बताना है, तो एरिया कैसे आप बताएंगे? तो कुछ में आपको याद रखना पड़ेगा और कुछ वैसे ही आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें आप स्थानांतरित कृषि में आप देख सकते हैं, भारत में भी ये कृषि होती है। दक्षिण अमेरिका के जो अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन आप ऐसे याद रख सकते हैं। अमेजन एक क्या है, नदी है। नदी के किनारे बहुत सारे जो है वन है, अमेजन नदी वन भी हैं। तो वन को साफ करके यह स्थानांतरित कृषि की जा सकती है। तो इसलिए जो दक्षिण अफ्रीका के अमेजन बेसिन है वहाँ पर ये कृषि अत्यधिक मात्रा में पाई जाएंगी। तो इससे आप याद रख सकते हैं। अफ्रीका का कांगो बेसिन, नदियों के किनारे जो क्षेत्र होते हैं, बीच में जो क्षेत्र होते हैं अगल बगल, उसको बेसिन कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे पेड़ पौधे अधिक होंगे, और पेड़ पौधे जब अधिक होंगे तो उसी को साफ करके, उसी को काट करके ये झूम कृषि की जाती है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, प्रारंभिक स्थायी कृषि। सबसे पहले पशुचारण किया हमने, पशुचारण के बाद आए स्थानांतरित कृषि, घूम घूम के कृषि कर रहे हैं। अब एक जगह स्थायी हो गए, प्रारंभिक स्थायी कृषि। इसमें क्या काम होता है? मुख्य काम तो कृषि ही होगा। पहले वाले में मुख्य काम पशु चराना था, दूसरे वाले में घूम घूम कर कृषि करना था मुख्य काम, और इसमें मुख्य काम है केवल कृषि करना, लेकिन रुक कर एक जगह। ये भी आजीविका प्रदान ही होता है। ठीक है, चूँकि प्रारंभिक कृषि है, बहुत कम ही उत्पादन होता है जिससे कि उनका पेट भर सके, तो इसलिए ये आजीविका कृषि के तहत इसको लेंगे। अधिक जनसंख्या वाले स्थानों पर परिवार के लोगों के द्वारा ही काम किया जाता है। मतलब क्या है इसका, कि इसमें मशीनों का उपयोग नहीं होता है, वहाँ के जो पारिवारिक लोग होते हैं वही इसको करते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग होता है, चूँकि बहुत सारे ढेर सारे लोग हैं और उत्पादन जो है करना ज़्यादा है खाने के लिए, तो इसके लिए उन लोगों को इंटेंसिव फार्मिंग करना पड़ता है। मतलब प्रति हेक्टेयर में उत्पादन ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे उर्वरक की कमी होती है तो कम उत्पादन होगा। इससे उर्वरक की कमी होगी तो कम उत्पादन होगा, और कम उत्पादन होगा तो उन लोगों को उर्वरक को बढ़ाने के लिए, उर्वरता बढ़ाने के लिए खेत की, वो क्या करेंगे, फसलों का चक्रण करेंगे। फसलों का चक्रण मतलब मान लीजिए गेहूँ बोए, उसके बाद चावल बो दिए, मतलब धान बो दिए, धान बोने के बाद मक्का बो दिए। ऐसे जो है फसलों का चक्रण चलता रहता है, वहाँ पे बदल बदल के फसलें बोई जाती हैं। इसमें आप एग्जाम्पल में क्या रख सकते हैं, एंडीज श्रेणी के उष्णकटिबंधीय भागों में ये कृषि की जाती है। घाना, नाइजीरिया, केनिया आदि के पहाड़ी क्षेत्रों में। ये आप कैसे याद रख सकते हैं? जो अस्थायी कृषि होगी, प्रारंभिक अस्थायी कृषि होगी, वो कैसे होगी? जहाँ की भूमि उर्वरक नहीं है। क्यों उर्वरक नहीं है? क्योंकि वो पठार हैं, पठारी क्षेत्र हैं। तो ये पठारी क्षेत्र आप याद रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ की भूमि उर्वरक होगी नहीं, पठार होगा। तो एंडीज श्रेणी, चूँकि ये भी एक पर्वत है एंडीज, तो यहाँ पर भी वहाँ की भी भूमि जो है वो बहुत अधिक उत्पादन उसकी क्षमता नहीं होगी, वहाँ पर भी उर्वरता की कमी होगी। ठीक है, तो वहाँ पर भी कम उत्पादन। तो इससे याद रख सकते हैं कि एंडीज श्रेणी के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ये कृषि की जाती है। और घाना जो कि अफ्रीका का देश है, नाइजीरिया अफ्रीका का देश है, और केनिया ये अफ्रीका का देश है, इनके पठारी क्षेत्रों में कृषि की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं गहन निर्वहन कृषि, जिसमें धान प्रधान हो। धान प्रधान मतलब यहाँ पे चावल जो है अधिक उत्पादन किया जाता है। ये भी आजीविका प्रधान, आजीविका जो है इसमें कृषि होती है ये। नेक्स्ट है चावल का प्रमुखता से इसमें उत्पादन किया जाता है। चावल का प्रमुखता से उत्पादन क्यों किया जाता है? इसके पीछे भी ये रीज़न है कि यहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है, और बहुत अधिक है इसकी वजह से चावल का उत्पादन किया जाता है। क्यों? क्योंकि चावल एक ऐसी फसल है जिससे कम फसल में बहुत अधिक लोगों का पेट भरा जा सकता है चावल से। ठीक है, तो अधिक जनसंख्या के कारण ये मानवीय श्रम, अब चूँकि जनसंख्या अधिक है तो वहाँ पे मानवीय श्रम अधिक होगा, और जो मशीनीकरण है वहाँ पे उसका कम प्रयोग होगा। और उसके लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कैसी रहनी चाहिए? उच्च तापमान। आप लोगों को पता होगा कि चावल के लिए उच्च तापमान होना चाहिए। ठीक है, 200 सेंटीमीटर रेन होना चाहिए, मतलब वर्षा होनी चाहिए, मतलब भारी वर्षा होनी चाहिए। और ये इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं क्योंकि इन लोगों को खाना भी है, चूँकि निर्वहन कृषि है, आजीविका है तो निर्वहन कृषि है, तो इसके लिए जनसंख्या अधिक है और खाना अधिक लोगों को है।
तो इसलिए ये क्या करेंगे, इंटेंसिव कृषि करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। मानसूनी प्रदेश आप भारत में ही देख सकते हैं, दक्षिण भारत में वहाँ पे चावल और मछली ये मुख्यतः ये क्यों फेमस हैं, क्योंकि वहाँ पे चावल अधिक उत्पादन होगा। मानसूनी प्रदेश जो भी हैं वहाँ पे ये गहन निर्वहन कृषि जो कि धान प्रधान है वो उत्पादन होता है। चीन आप देख सकते हैं, उत्तरी वियतनाम देख सकते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा देख सकते हैं, नदी डेल्टाई क्षेत्रों में भी ये चीज़ें होती हैं। मतलब जहाँ पे पानी की प्रचुर मात्रा होगी, अधिक मात्रा होगी, वहाँ पे चावल आसानी से उगाया जा सकता है। तो इसकी वजह से ये धान प्रधान क्षेत्र जो होंगे वो पानी की अधिकता जहाँ पे होगी वहाँ पे होंगे। नेक्स्ट जो है वो गहन निर्वहन कृषि ही है, लेकिन ये चावल विहीन है। मतलब चावल को छोड़कर, चावल भी, लेकिन चावल के साथ साथ अन्य भी फसलें जहाँ पे उगाई जाएँ, जैसे ये भी किसके लिए होगा, आजीविका कृषि के लिए होगा। मतलब खुद खाने के लिए जो भी उगाएगा वो खुद खाने के लिए उगाएगा, न कि व्यवसाय के लिए, न कि व्यापार के लिए उगाएगा। साल में 2-3 फसल का उत्पादन वो कर ही लेगा। और इंटेंसिव फार्मिंग वो भी करेगा, चूँकि निर्वहन कृषि है तो वो चाहेगा अधिक जनसंख्या है तो किसी भी तरह से कम ही जगह में अच्छी फसल उगाई जाए और इन लोगों का पेट भरा जाए। पारिवारिक श्रम, इसमें भी जो है जनसंख्या अधिक है तो लोग अपने ही घर काम कर लेते हैं, ठीक है, तो पारिवारिक श्रम इसमें भी हो जाता है। ये कौन सा एरिया है, इसको आप याद रखिएगा, उत्तरी चीन, कोरिया, उत्तरी जापान, उत्तर पश्चिम भारत। आप भारत में देखते होंगे जब चावल विहीन क्षेत्र, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एक सीज़न में आप बो देते हैं चावल, एक सीज़न में आप गेहूं बो देते हैं, उसी में सरसों बो देते हैं। तो इस तरह करके आप फसल को बदलते भी रहते हैं, कई फसल उगा लेते हैं, चावल विहीन, चावल के साथ साथ अन्य फसल भी उगा लेते हैं। तो आप उत्तर पश्चिम भारत जो है इसमें आ गया है, ठीक है। तो गहन निर्वहन कृषि ये हो गया। 5वां, यदि आप इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो आप अपनी भाषा में एकदम आसानी से इसको लिख सकते हैं। छठा पॉइंट क्या है, वही बात जो 5 बेसिस उन्होंने दिया है, 5 आधार दिए हैं, उसी के आधार पे ये 5 सारा लिखा जा रहा है, ठीक है। 5-5 पॉइंट बस आपको लिखना है, 5-5 कहें तो वर्ड आपको लिखना है, जैसे आजीविका कृषि है कि व्यावसायिक कृषि है, मुख्य काम क्या है, कृषि है कि पशुपालन है या फिर दोनों है। जैसे यहाँ पे 6वां आप देखेंगे, जीविकोपार्जन फसल और पशुपालन कृषि, इसमें क्या है, दोनों आ गया, एक तो फसल उत्पादन हो रहा है, एक पशुपालन हो रहा है। तो चूँकि मान लीजिए अगर आप फसल उगाएं तो उससे जो जैसे मान लीजिए अगर आप धान उगाते हैं या फिर गेहूँ उगाते हैं तो जो डंठल होगा वो पशुओं के लिए चारे के रूप में हो जाएगा। और जिस समय आप फसल नहीं बो पा रहे हैं उस समय जो है पशु जो होंगे उससे दूध से आपका काम चल जाएगा, ठीक है, मान से काम चल जाएगा आपका। तो ये एक दूसरे के से अंतर संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं ये, ठीक है। तो जो जीविकोपार्जन फसल और पशुपालन कृषि है वो आजीविका कृषि होती है। मुख्य काम इसमें कृषि और पशुपालन होता है। पारिवारिक श्रम इसमें भी होता है। अति शीत मौसमी दशाएं होती हैं या शुष्क मौसमी दशाएं होती हैं। यदि जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए बहुत अधिक ठंडी पड़ रहा है तो अगर हम एक ही फसल उगा सकते हैं तो उसके लिए अन्य जो समय बच रहा है उसमें हम पशुपालन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एरिया इसके लिए फेमस है कि अगर अति शीत मौसमी दशाएं हो या शुष्क मौसमी दशाएं हों तो एक ही फसल हो पाएगी और बाकी समय वो पशुपालन कर लेंगे। एग्जाम्पल के लिए टर्की हो गया, उत्तरी ईरान हो गया, उत्तरी साइबेरिया। उत्तरी साइबेरिया आप देख सकते हैं रसिया के उत्तर में है। तो वहाँ पर आप जब देखेंगे तो बहुत अधिक ठंडी पड़ती है तो वहाँ पर कृषि तो उतना अच्छे से की नहीं जा सकती, लेकिन पशुपालन हो सकता है। वहाँ के जो अनुकूल पशु हैं वहाँ पे उसको पाला जा सकता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगा। 7वां पॉइंट है विस्तृत वाणिज्यिक अन्य उत्पादन। विस्तृत वाणिज्यिक अन्य उत्पादन, अब अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने पशुचारण पे आया, मतलब पशु को चरा रहे थे। उसके बाद आया स्थानांतरित कृषि, घूम घूम कृषि करना स्टार्ट किया। उसके बाद प्रारंभिक कृषि की, प्रारंभिक अस्थायी कृषि करना स्टार्ट किया। उसके बाद जो चौथा पॉइंट आया वो आया कि निर्वहन के लिए, खुद खाने पीने के लिए हमने एक जगह रह के कृषि करना स्टार्ट किया, वो भी धान प्रधान जिसमें हो। 5वां जो आया वो आया जिसमें धान प्रधान न हो, वैसे ही मतलब बहुत सारे फसलों, 2-3 फसलों को उगाया जा सके, वो भी निर्वहन के लिए ही था। जो 6वां पॉइंट था वो ये था कि फसल और पशुपालन दोनों एक साथ मिला के हम कर रहे थे, लेकिन वो भी निर्वहन के लिए ही था, आजीविका चलाने के लिए ही था। लेकिन जो अब आ रहा है, जो 7वां पॉइंट है, वो है विस्तृत वाणिज्यिक अन्य उत्पादन। मतलब वाणिज्यिक के लिए हम अन्न उत्पादन करेंगे। कृषि जो करेंगे वो व्यापार के लिए करेंगे। मुख्य काम कृषि ही होगा, व्यावसायिक कृषि होगा, ये आजीविका ना होकर व्यावसायिक कृषि होगा। भारी मशीनों का इसमें उपयोग होगा और एक्सटेंसिव फार्मिंग होगा। एक्सटेंसिव फार्मिंग क्यों? क्योंकि बहुत बड़े एरिया में कृषि करेंगे तो उतना अधिक कोई ध्यान नहीं देगा, और बहुत बड़े एरिया का उपयोग करके जितना फसल हम 1 हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर में उगा सकते थे उससे कम ही फसल उसमें उग पाएगी। इसीलिए इसको हम एक्सटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं। और ये समशीतोष्ण प्रदेश में अन्य ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। समशीतोष्ण प्रदेश मतलब इसमें शीत भी पड़े और उष्ण भी, मतलब गर्मी और ठंडी दोनों जो एरिया है समान रहे वैसे एरिया में।
एग्जाम्पल के लिए यूरोप के स्टेपी प्रदेश, अमेरिका के प्रेयरी, ठीक है। तो ये जो प्रदेश हैं, अमेरिका के प्रेयरी, यूरोप के स्टेपी प्रदेश, ये विस्तृत वाणिज्यिक अन्न उत्पादन क्षेत्र में आएंगे। अन्न उत्पादन, अन्न मतलब फसल, यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं व्यापारिक पशुपालन। व्यापारिक पशुपालन, इसमें भी मुख्य काम क्या है? पशुपालन है। अब यहाँ पे पशुपालन किया जा रहा है लेकिन व्यापार के लिए। व्यावसायिक पशुपालन किया जा रहा है। जो भारी मशीनों हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। भारी मशीनों की ज़रूरत, जैसे मान लीजिए अगर आप गाय को पालते हैं तो बड़े बड़े फॉर्म में जहाँ पे गाय पाली जाती हैं तो वहाँ पे गाय को उसका दूध निकालने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। उनको रहने के लिए बहुत बड़े एरिया की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसको भी हम एक्सटेंसिव फार्मिंग में ही लेते हैं। किसको में लेते हैं? एक्सटेंसिव फार्मिंग में। देखिए, मुख्य काम पशुपालन, व्यावसायिक पशुपालन और भारी मशीनों की ज़रूरत होती है। एक्सटेंसिव फार्मिंग होती है। विश्व के प्राकृतिक जो चारागाह, अब ये कहाँ पे होंगे? तो जहाँ पे चारागाह होंगे। चारागाह जैसे अल्फाल्फा, क्लोवर, ये सारी चीज़ें। अब अगर हम देश वाइज देखें, कंट्री वाइज देखें, तो कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, पश्चिमी यूएसए हो गया, वेनेजुएला का लानोस हो गया, दक्षिण अफ्रीका का कारू हो गया। ये दो आपको याद रखना है, वेनेजुएला का लानोस और दक्षिण अफ्रीका का कारू। जहाँ पर भी चारागाह होंगे, जहाँ पर भी घास के मैदान होंगे, वहाँ पे ये पशुपालन होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ पे घास के मैदान होंगे वहाँ पे पशुचारण कृषि पाई जाएंगे, उसी तरह ये भी वहीं पे पाई जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन। मतलब दूध, जो मान लीजिए अगर आप पशुपालन कर रहे हैं, उससे जो दूध मिला उससे अगर आप व्यवसाय करते हैं तो जो मुख्य काम इसमें पशुपालन ही होगा। व्यावसायिक पशुपालन हुआ। भारी मशीनों का उपयोग, दूध को निकालने के लिए तो आपको भारी मशीनों का उपयोग करना पड़ेगा। एक्सटेंसिव फार्मिंग, बहुत बड़ी जगह का उपयोग करना पड़ेगा। और अत्यधिक उच्च उत्पादकता, चूँकि उससे आप पैसे भी अधिक कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये उच्च उत्पादकता इसमें आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ETC, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है वाणिज्यिक अन्न उत्पादक और पशुपालन, मिश्रित कृषि जिसको कहते हैं। इसमें वाणिज्यिक अन्न उत्पादन भी हो रहा है और पशुपालन भी हो रहा है। मतलब दोनों किस लिए किए जा रहे हैं? व्यापार के लिए। तो ये उत्तर पश्चिमी यूरोप और USA में ये जो है होंगे। इसमें भी मुख्य काम मिश्रित कृषि दोनों होगा, मतलब अन्न उत्पादन भी होगा और पशुपालन भी होगा। और व्यावसायिक कृषि होगा और पशुपालन, दोनों व्यावसायिक होगा। मशीनीकरण, अत्यधिक मशीनों का उपयोग किया जाएगा। एक्सटेंसिव फार्मिंग होगी और उच्च उत्पादकता। अब तक तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 5 पॉइंट आपको क्या लिखना है, ठीक है। अब ये जो अंतिम 3 है ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा। जैसे भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि, आप भूमध्य सागर जानते हैं, उसके अगल बगल के जो एरिया हैं, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, टर्की हो गया, इजराइल हो गया, मोरक्को, ये जो एरिया है वहाँ पे भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। भूमध्य सागरीय कृषि, इसमें भी मुख्य काम कृषि ही होगा। इसमें भी पॉइंट वाइज लिखेंगे, लेकिन आपको ये 3 नाम अलग से याद रखने पड़ेंगे। 10 तक तो आप प्राचीन से लेके आधुनिक तक आएंगे, मतलब पशुचारण से लेके और व्यापार तक जब तक आएंगे तो 10 तक आपका खत्म हो जाएगा, 10 वर्गीकरण खत्म हो जाएगा। ये 3 जो अलग से हैं वो आपको याद रखना है। भूमध्य सागरीय कृषि, इसमें मुख्य काम कृषि, आजीविका व्यवसाय, दोनों इसमें होगा। और इंटेंसिव फार्मिंग होगी, क्योंकि एरिया कम है वहाँ पे, तो लोग चाहेंगे कि कम ही जगह में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। मशीनों का उपयोग यहाँ पर भी होगा, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री हैं और लोग वहाँ पे कम है, तो मशीनों का उपयोग अधिक होगा। शीत ऋतु में यहाँ पे वर्षा होती है और उच्च उत्पादकता होगा, ठीक है। भूमध्य सागरीय कृषि हो गया। मैंने आपको एरिया बता दिया, स्पेन, दक्षिणी फ्रांस, इटली, मतलब भूमध्य सागर के चारों तरफ का कंट्री देख लीजिएगा आप मैप में। रोपण कृषि क्या होता है? रोपण कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अथवा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। रोपण कृषि का मतलब बेसिकली ये होता है, रोप की जो कृषि की जाती है, मतलब जैसे चाय हो गया, कहवा हो गया, रबड़ हो गया, ये जो कृषि है इसको हम रोपण कृषि कहते हैं, ठीक है। तो ये भी व्यवसाय के लिए किया जाता है। ये तो इसको नगदी फसल भी कहा जाता है। तो ये व्यावसायिक फसल हो गया। एग्जाम्पल के लिए मलाया में रबड़, असम में चाय, ब्राज़ील में कहवा। देश अगर पूछेगा तो मॉरिशस, फ्यूजी, क्यूबा और श्रीलंका, ये मुख्य रूप से कंट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। 13वां आप देखेंगे बागवानी कृषि। तो 11वां भूमध्य सागरीय कृषि, 12वां रोपण कृषि और 13वां बागवानी कृषि। बागवानी कृषि में मुख्य उत्पादन क्या होगा? फल और सब्जियां। बागवानी कृषि कहाँ पे होता है? ये जो नगरवासी जो होते हैं उन लोगों की मांग पर ये विकसित किया जाता है, ये कृषि प्रदेश। चूँकि आप यहाँ पे रोपण कृषि प्रदेश बढ़ा लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पर भी भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश होगा और ये बागवानी कृषि प्रदेश होगा, ठीक है। तो ये जो कृषि प्रदेश है वो किसके लिए डेवलप किया जाता है? तो नगरवासियों की मांग की वजह से डेवलप किया जाता है। यहाँ पर भी इंटेंसिव फार्मिंग होता है, ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग ही होता है। बहुत जगह एक कॉलोनी में ही विकसित हो जाता है। जैसे अगर जो डेवलप्ड कंट्री हैं या फिर कहें तो जो विकास कर रहे हैं देश, जैसे ब्रिटेन हो गया, डेनमार्क हो गया, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, USA हो गया,
इन सभी एरिया में जो लोग हैं, जो नगरवासी हैं, वो ये अपने एरिया में ही क्या करते हैं, फार्मिंग कर लेते हैं, जिसको बागवानी कृषि कहते हैं। उसमें मुख्य रूप से फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो था ये 13 वर्गीकरण 13 भागों में बांटा था विटलेसी ने। ठीक है, और 5 आधार बताया था। पाँचों आधार को अगर आप याद कर लेते हैं तो ये 13 लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर इन 13 के नाम याद रखने हैं तो आप प्राचीन काल से चलते आइए, जैसे पशुचारण हो गया, स्थानांतरित कृषि हो गया, उसके बाद प्रारंभिक स्थायी कृषि हो गया, उसके बाद निर्वहन कृषि जो कि धान से संबंधित है, उसके बाद निर्वहन कृषि जो कि धान से संबंधित नहीं है, उसके बाद जो छठा क्या है, व्यापार, जो पशुपालन और कृषि ये दोनों को एक साथ मिला दिया गया। 7वें से आपका व्यापार स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो व्यापार के लिए फसल उगाना, उसके बाद व्यापार के लिए पशुओं को पालना, उसके बाद दुग्ध उत्पादन हो जाएगा, और फिर से क्या हो जाएगा, दोनों को साथ में करना, मतलब व्यापार के लिए पशुओं को भी पालना और फसल भी उगाना। लेकिन ये जो 10 हो गए हैं ये तो आपको स्टार्टिंग से लेके और आधुनिक काल तक आ जाना है आपको। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और 11वां क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि, रोपड़ कृषि, बागवानी कृषि। ये 3 आपको अलग से थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। एक चीज़ जो मेन बात ये है कि आपको एग्जाम्पल्स जो है वो 2-2 याद करने पड़ेंगे सबके, और मैंने कुछ को बताया भी है कि कैसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको समझ में आया तो लाइक भी कर सकते हैं आप। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।